पहले चरण के बाद दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव के लिए जो मतदान हो रहा है उसमें लोगों की तंद्रा टूटी तो, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं कि जिसको बहुत ज्यादा सकारात्मक कहा जा सके। हालांकि हिंदी भाषी या कहें हिंदी पट्टी उसने वोटिंग परसेंटेज में ज्यादा निराश किया, जबकि उसकी तुलना में चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो, चाहे दक्षिण भारत के राज्य हो, उन्होंने बहुत शानदार टर्न आउट दिया है वोटिंग परसेंटेज में। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी पर। आपको जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो उस समय अंतिम आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन इस लिहाज से जो अभी तक हमारे पास डेटा आया है उसमें आपसे कह सकते हैं कि ऐसे राज्य जहां पर संघर्ष ज्यादा होता दिखाई पड़ रहा है, जहां पर कार्यकर्ताओं के बीच में काफी एक तरीके से कहा जाए संघर्ष रहता है और स्थानीय लेवल पर भी बहुत ज्यादा टकराव की घटनाएं आती रहती। टकराव हमेशा हिंसा की बात नहीं होती है, मैं पॉलिटिकल टकराव की भी बात कर रहा हूं। जैसे केरल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, क्योंकि ये राज्य इसलिए मैं आपको दे रहा हूं कि ऐसा नहीं कि जहां पर केंद्रीय सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर भी, और जहां पर केंद्रीय जो केंद्र में काबिज है भारतीय जनता पार्टी, जहां सरकार नहीं है वहां पर भी, जहां पर स्थानीय स्तर पर काफी एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता है, वहां पर वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा हुआ है। आपको पता ही है कि 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। इस बार काफी हाई प्रोफाइल सीटें भी थी। वायनाड जैसे सीट थे जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा शशि थरूर केरल में वो भी हैं। उनके सामने आपको पता है कि राजीव चंद्रशेखर जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो भी लड़ रहे हैं। केरल वैसे तो कांग्रेस और लेफ्ट का ही गढ़ है, उसमें लड़ाई इंडिया गठबंधन के बीच ही ज्यादा मानी जा रही थी, लेकिन इस इंडिया गठबंधन के बीच की जो लड़ाई है वहां पर यानी लेफ्ट और कांग्रेस की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ जगह बन पाएगी क्या, ये देखने वाली बात है, क्योंकि केरल में भारतीय जनता पार्टी को अभी सफलता नहीं मिल पाती है। तो क्या इस बार वहां पर कुछ इस तरीके का भी इतिहास बन पाएगा क्या, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा तो बहुत किया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने वो मानते हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन सीटों को लेकर कतई कोई नंबर कम से कम केरल में अभी भी भारतीय जनता पार्टी देने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक को लेकर बीजेपी बहुत मुतमईन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दावों के विपरीत चूंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है, उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को वो वहां पर रोक कर रख देंगे। अब ये तो खैर समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से वोटर टर्नआउट हुआ तो वहां मुकाबला अच्छा हुआ है। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल की बात करें, वहां पर वैसे 3 सीटों पर ही मतदान हुआ है, लेकिन तीनों भारतीय जनता पार्टी के पास थी, वहां पर टर्नआउट बहुत ज्यादा हुआ है। तो ये समझ में आता है कि तृणमूल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में जो टसल है वो साफ साफ वहां पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर चुनाव हुआ है, तो उसमें अमरोहा जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पिछली बार हारी थी, वो बसपा के पास थी, दानिश अली वहां से जीते थे, वहां पर वोट परसेंटेज काफी ज्यादा है, लेकिन बाकी सब जगहों पर उतना नहीं गया जितने की उम्मीद थी। हालांकि पिछले चरण की तुलना में आप कह सकते हैं कि थोड़ा बेहतर है। वो जो मुसलमान मंगलसूत्र और ठकाठक ठकाठक जाति जनगणना वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, जो तमाम चीजें जो आती चली गई हैं, सैम पित्रोदा भी बीच में कूद पड़े, तो इन सब के मद्देनजर थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा है, लेकिन फिर भी इतना नहीं हुआ है। लॉन्ग वीकेंड में शायद लोग छुट्टी मनाने भी गए, कुछ कार्यकर्ताओं की उदासी या निराशा भी हो सकती। दोनों तरफ की बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का जो एक टारगेट रख दिया है, उसने उल्टा काम किया है। उनके कार्यकर्ताओं को लग रहा है, उनके वोटरों को लग रहा है कि भैया हमारे वोट से क्या होना वाला है, मोदी जी आ रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के लिए कहा जा रहा है कि विपक्ष के लोग जो हैं, जो मोदी सरकार नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि मोदी ही आ रहे हैं, तो वो अपने घरों से नहीं निकले। खैर, अब ये दावे प्रतिदावों के बारे में अभी चुनाव के बीच में तो नहीं कहेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर इस पर भी अपने आकलन दिए जाएंगे, चर्चा होगी। पर यह बात तो तय है कि हिंदी भाषी पट्टी में चुनाव में लोगों का उत्साह कम दिखा। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर तो अद्भुत लोगों में उत्साह देखा गया। अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद ये पहला चुनाव था, और उसमें जिस तरीके से लोग बाहर निकले हैं, उमड़े घुमड़े हैं, ये लोकतंत्र के लिए बेहद सकारात्मक संदेश है, और पूरी दुनिया के लिए भी, जो कश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग मानने के बजाय दूसरे लोगों को तरजीह देते रहे, तमाम लोगों को जो रिबेल्स कहते रहे, तो ऐसे लोगों के लिए भी, दुनिया के लिए भी वहां की जनता ने संदेश दिया है कि इंसानियत और जमहूरियत ही यहां का सिद्धांत है, और वही यहां पर
काबिज रहेगी। ये एक बड़ा संकेत है। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर जो हिंसा की आग में जल रहा था, वहां पर भी लोग निकले। मतलब बुलेट के बीच भी जो बैलेट के प्रति लोगों की दीवानगी है, वो एक आशा पैदा करती है। चाहे कोई भी सरकार आए, लेकिन निश्चित तौर पर लोकतंत्र में अगर लोगों का विश्वास है, ईवीएम में अगर लोग बटन दबाने अपनी सरकार के लिए जा रहे हैं, तो ये एक शुभ संकेत है। तो मुझे लगता है कि आज के अगर हम चुनावों की चर्चा करें, तो कुछ बड़े चेहरों पर, मैंने जैसे राहुल गांधी, शशि थरूर के बारे में बात की, तो उत्तर प्रदेश के भी कुछ चेहरों पर बात करना जरूरी है। हेमा मालिनी तीसरी बार चुनाव लड़ रही, मथुरा की सीट से, कान्हा की सीट से मीरा बनती है वो। उनका जो मीरा की नृत्य नाटिका है, देश ही नहीं पूरी दुनिया में सराही जाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए थे मथुरा थोड़ा पहले, जब टिकट वितरण नहीं हुआ था, चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी, उस समय उन्होंने अपनी मीरा की जो अपनी प्रस्तुति दी थी, वो भाव विभोर करने वाली थी। और अक्सर वो बड़ी अदाकारा है, निश्चित तौर पर वो बहुत शानदार उस पर काम करती है। लेकिन 75 वर्ष की आयु सीमा पार होने के बाद भी हेमा मालिनी ने अपना वहां पर दावा बरकरार रखा। और जबकि उनको लेकर काफी शिकायतें होती हैं कि वो लोगों से घुलती मिलती नहीं, जाती नहीं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वे ये कह रहा था कि वही वहां पर सबसे मुफीद उम्मीदवार है, और उन्होंने उनको ही टिकट दिया। इसके बाद बात करें मेरठ सीट की, इसकी बात करना जरूरी है, क्योंकि यहां पर जिनको टिकट मिला वो अरुण गोविल हैं। वो अरुण गोविल जो रामानंद सागर की जो रामायण आई थी 90 के दशक में, उसने किस तरीके के कीर्तिमान स्थापित किए थे, कैसे घर घर टीवी पहुंचा दिया था। और राम का जो अक्ष होता है, राम की जो छवि होती है, अरुण गोविल दिलो दिमाग में इस तरीके से रच और बस गए थे कि अभी भी वो जब मेरठ जा रहे हैं, तो एक पीढ़ी उनके पैर छूने के लिए आतुर हो जाती है। लेकिन वो राजनीतिज्ञ नहीं है, तो उनकी तमाम जो बातें हैं, तमाम जो बयान हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एम्बेरसमेंट पैदा करते हैं। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मानना है कि वो वहां पर सर्वश्रेष्ठ विकल्प थे, क्योंकि पिछली बार बहुत मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी वो सीट जीत पाई थी। तो अभी एक मोटे तौर पर यही विश्लेषण है। इस तरीके की और डिटेल के लिए आप देखते रहिए बुलंद भारत टीवी। राजकिशोर को दीजिए आज्ञा, जैसा मैंने आपसे फिर इंतजार की। और मैं आपसे एक और आग्रह करना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आकर कृपया अपने विचार जरूर हमें दें, जिससे हम अपने आप को और परिमार्जित कर सकें। तो बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।